ये मेरा नहीं है, ये आपका है, ये कौम की अमानत है। मैं मर जाऊंगा, हम तमाम मर जाएंगे, मगर ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इदारों को जिंदा रखना, तुम दारुस्सलाम को सुबह क़यामत तक आबाद रहना। असदुद्दीन ओवैसी हर मंच पर मुसलमानों की समस्याओं से जुड़े सवाल उठाते हैं। आज़ादी के इतने साल गुजरने के बाद भी मुस्लिम लोग शिक्षा और आर्थिक पहलू पर इतने पिछड़े क्यों हैं? मुस्लिम युवाओं को लगता है कि उनके हक में ये सवाल उठाने वाले ओवैसी इकलौते नेता है और यही वजह है कि उनकी सभाओं में लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। मुस्लिमों के हक में आवाज उठाते वक्त वो कई बार ऐसे बयान भी दे देते हैं जिसकी वजह से उन्हें सांप्रदायिक नेता के तौर पर भी देखा जाता है। इनकी लाइफ जर्नी भी बड़ी पेचीदा रही। कैसे एक क्रिकेटर बनने की इच्छा रखने वाला लड़का पॉलिटिक्स में आकर मुस्लिम लोगों का मसीहा बन गया। आखिर कैसे एक रीजनल पार्टी AIMIM को ओवैसी ने नेशनल लेवल पर पहचान दिलाई। महंगी गाड़ियों में घूमने वाले असदुद्दीन ओवैसी कितनी संपत्ति के मालिक है। आखिर कुछ लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि ओवैसी के पूर्वज हैदराबाद के ब्राह्मण थे? जानेंगे ऐसे ही सवालों के जवाब आज हम इस अद्भुत सफर में, इसलिए वीडियो को लाइक करके बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। हैदराबाद जो अपनी रिच कल्चर हेरिटेज और पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर ओवैसी का बचपन बीता। इनका परिवार पूरी तरह से पॉलिटिकल था, जिसने ओवैसी की थिंकिंग और उनकी पॉलिटिकल जर्नी को बहुत प्रभावित किया। इन्होंने अपनी स्कूलिंग हैदराबाद के प्रेस्टिजियस हैदराबाद पब्लिक स्कूल से पूरी की। फिर यहाँ से उनकी इनिशियल एजुकेशन का सफर शुरू हुआ। बचपन से ही उनमें लीडरशिप और एनालिटिकल स्किल्स की छवि दिखाई देने लगी थी। स्कूलिंग के बाद इन्होंने निजाम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर लंदन के लिंकॉलन इन से LLB की डिग्री हासिल की। लंदन में एजुकेशन के दौरान उन्होंने वहां के डाइवर्स पॉलिटिकल और सोशल एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखा। एक इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि जिंदगी में मुकद्दर के फैसले आप और हम तय नहीं करते, इसे ऊपर वाला तय करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि ओवैसी अपने जीवन के शुरुआती दौर में क्रिकेटर बनना चाहते थे। 1994 की बात है जब ओवैसी उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरफ से खेल रहे थे, जबकि देश के मशहूर क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद बेंगलोर टीम से खेल रहे थे। ओपनिंग गेंदबाजी करते हुए इस मैच में ओवैसी ने 6 विकेट लिए और वेंकटेश प्रसाद के खाते में सिर्फ 2 विकेट आए। इसके बाद ओवैसी का साउथ जोन यूनिवर्सिटी टीम के लिए सिलेक्शन हो गया, लेकिन वेंकटेश प्रसाद का सिलेक्शन नहीं हुआ। हालांकि बाद में इनके वालिद ने इनसे कहा कि पढ़ने पर ध्यान दो, इसलिए उन्होंने ओवैसी को पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया और इस तरह इनका क्रिकेटर बनने का सपना पीछे रह गया। लंदन से वापस लौटे तो पिता के कहने पर वो राजनीति में आ गए। ओवैसी कहते हैं कि जिंदगी एक सफर है, ये किस मंजिल और राह पर आपको लेकर जाएगी आप भी नहीं जानते। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिकल जर्नी के बारे में चर्चा करने से पहले हमें उनकी पार्टी AIMIM का इतिहास जानना होगा। हैदराबाद रियासत के एक शख्स बहादुर यार जंग ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मुस्लिमों का एक संगठन बनाया जिसका नाम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM रखा गया, जिसका मकसद मुस्लिमों को अपनी बात रखने के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक मंच देना था। 1944 में MIM बनाने वाले बहादुर यार जंग की अचानक मौत हो गई। कहा जाता है कि उन्हें जहर देकर मारा गया था, जिसके बाद MIM संगठन का नेतृत्व कासिम रजवी के पास चला गया। दरअसल निजाम के आम लोगों ने एक सेना बना रखी थी जो जरूरत पड़ने पर हथियार उठा सके। कासिम रजवी इन्हीं रजाकारों के मुखिया थे। इतिहासकार मोहम्मद नूरुद्दीन खान के मुताबिक अगस्त 1948 में कासिम रजवी के आदेश पर रजाकारों ने हिंदुओं के बेरनपल्ली गांव पर हमला कर दिया, जिसमें दर्जनों महिलाओं से रेप किए गए, जबकि 118 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना के बाद अगर कोई मुस्लिम भी रजाकारों के खिलाफ बोलता था तो उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाता। बेरनपल्ली कांड के बाद भी कासिम रजवी जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की निगाह में चढ़ गए। सरदार पटेल कतई नहीं चाहते थे कि हैदराबाद एक आजाद मुल्क हो, वो भी भारत के उस इलाके के बीचों बीच जहां चारों ओर हिंदू आबादी थी। जिसके बाद 1948 को पटेल ने भारतीय सेना को ऑपरेशन पोलो की इजाजत दे दी, जिसमें 5 दिन तक रजाकारों से चली लड़ाई के बाद भारतीय सेना की जीत हुई। हैदराबाद भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया और भारत सरकार ने MIM संगठन पर बैन लगा दिया, जिसके साथ ही कासिम रजवी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। 9 साल बाद रजवी को इस शर्त पर छोड़ा गया कि वो पाकिस्तान चले जाएंगे। इसके साथ ही MIM पर लगे बैन को भी हटा दिया गया। 1957 में भारत छोड़ने से पहले रजवी और कुछ अन्य MIM नेताओं ने गुप्त तरीके से संगठन के एक वकील के घर पर बैठक बुलाई, जिसमें युवा और जोशीले अब्दुल वहीद ओवैसी ने भी शिरकत की थी। रजवी नए हाथों में MIM की कमान सौंपना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अब्दुल वहीद ओवैसी के सामने इसका प्रस्ताव दिया, जिसको वो मान भी गए। इस तरह अब्दुल वहीद ओवैसी MIM संगठन के प्रमुख बन गए, जिसके बाद इन्होंने इस संगठन का नाम बदलकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM रख
दिया। उन्होंने इसे मुस्लिम संगठन के बजाय राजनीतिक पार्टी का रूप दिया, जहां पर AIMIM पार्टी का संविधान नए सिरे से लिखा गया। 1957 के बाद से ओवैसी परिवार की तीसरी पीढ़ी का पार्टी पर दबदबा है। अब्दुल वहीद ओवैसी मौजूदा AIMIM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के दादा थे। 1960 में पहली बार AIMIM पार्टी ने हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा, जिसमें 24 वार्ड में AIMIM पार्टी को जीत मिली। हैदराबाद म्युनिसिपल के मल्लेपल्ली वार्ड से अब्दुल वहीद ओवैसी ने अपने बेटे सलाउद्दीन ओवैसी को टिकट दिया था। एक तरह से ओवैसी परिवार की दूसरी पीढ़ी यानी कि सलाउद्दीन ओवैसी की राजनीति में एंट्री हो गई, जहां पर इस म्युनिसिपल चुनाव में सलाउद्दीन ओवैसी को जीत मिली। वहीं 2 साल बाद आंध्र प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ और इस चुनाव में पत्थरगट्टी विधानसभा से पहली बार जीतकर सलाउद्दीन विधायक बन गए। साल 1975 की बात है। अब्दुल वहीद ओवैसी हज जाने के लिए हिम्मतनगर स्थित अपने घर से निकलने ही वाले थे कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी अचानक मौत हो गई। मौलवी अब्दुल वहीद ओवैसी की मौत के बाद उनके बेटे सलाउद्दीन ओवैसी ने पार्टी की अध्यक्षता संभाली। हैदराबादी कहते हैं कि सलाउद्दीन ओवैसी ने लोगों के दिलों पर राज किया, इसलिए उन्हें सालार मिल्लत की उपाधि भी दी गई। 1984 में सलाउद्दीन हैदराबाद से लोकसभा चुनाव जीत गए, जिसके बाद 2004 तक लगातार 6 बार वो इस सीट से सांसद रहे। अपने पिता अब्दुल वहीद ओवैसी की तरह ही सलाउद्दीन ने भी 1994 में अपने बेटे असदुद्दीन ओवैसी को राजनीति में उतारने का फैसला किया और उसी साल वो पहली बार चार मीनार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और जीत भी गए। 1999 में उन्होंने दोबारा उसी विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से जीत हासिल की। 2004 में पहली बार ओवैसी अपने पिता के बाद हैदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और जीत भी गए। तब से वो लगातार इस लोकसभा सीट पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2008 में बिना किसी विरोध के असदुद्दीन ओवैसी को AIMIM का अध्यक्ष बना दिया गया। उन्होंने हमेशा अपने पिता सुल्तान सलाउद्दीन के फुटस्टेप्स फॉलो किए, लेकिन राजनीति में अपना यूनिक स्टाइल और अप्रोच डेवलप किया। सलाउद्दीन के समय में AIMIM आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के इलाकों में सक्रिय थी, मगर असदुद्दीन ओवैसी ने इसे नेशनल पार्टी के रूप में पहचान दिलाई। 2012 में पहली बार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाहर दूसरे राज्यों में AIMIM ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और उसी साल महाराष्ट्र के नांदेड़ नगर निगम चुनाव में 81 सीटों में 11 सीटें AIMIM ने जीती थी। 2015 में औरंगाबाद की 113 सीटों वाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में AIMIM ने 54 प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें 26 ने जीत हासिल की थी। जिसके बाद 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की और इस तरह ओवैसी की पार्टी ने हिंदी के राज्यों में भी सेंध लगा दी। 2012 में होने वाले हैदराबाद निगम चुनाव में उनकी पार्टी को पहली बार 150 में से 30 से ज्यादा सीटों पर जीत मिली। इस तरह हैदराबाद शहर में AIMIM वहां की सत्ताधारी पार्टी TRS के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में AIMIM ने हैदराबाद की 6 सीटों पर जीत हासिल की, जिससे साफ पता चलता है कि हैदराबाद पर ओवैसी और उनकी पार्टी की मजबूत पकड़ है। लोग कहते हैं कि जैसे जैसे बीजेपी का राजनीतिक दायरा बढ़ा, उसी अनुपात में AIMIM के भी वोटों का दायरा बढ़ता गया, जिसकी वजह यह है कि बीजेपी के आने के बाद 3 तलाक, आर्टिकल 370, CAA, राम मंदिर जैसे मुद्दों पर काम करना शुरू किया, जिसके कारण मुस्लिमों के अंदर डर और असुरक्षा का माहौल बना और इसका परिणाम ये हुआ कि मुस्लिमों के बीच ओवैसी की पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत हुई। बीजेपी महासचिव राम माधव ने ओवैसी के राजनीतिक विस्तार पर एक इंटरव्यू में कहा था कि मुस्लिमों में असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देकर ओवैसी अपनी राजनीति को विस्तार दे रहे हैं। उनकी राजनीति भारत के लिए खतरनाक है क्योंकि वो मुसलमानों के बीच अलगाव की भावना को गहरा करती है। राम माधव ने आगे कहा कि ओवैसी 21वीं सदी के जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना भी इन्हीं की तरह भारतीय मुसलमानों के हितों की वकालत किया करते थे। जुलाई 2021 में राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने दावा किया कि 4 पीढ़ी पहले असदुद्दीन ओवैसी के पूर्वज हैदराबाद के ब्राह्मण थे। धर्म बदलने के बाद वो मुस्लिम बने। इस बयान के करीब 2 साल बाद अगस्त 2023 में जम्मू कश्मीर के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि भारत में पैदा हुआ प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से हिंदू है। इसके बाद दोबारा से ओवैसी के पूर्वजों को लेकर चर्चा तेज हो गई। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दावा किया कि असदुद्दीन ओवैसी के दादा अब्दुल वहीद का नाम तुलसीराम दास था। मुस्लिम धर्म को स्वीकार करने से पहले वो ब्राह्मण थे और उन्होंने अपना धर्म बदल लिया था। इस तरह के ट्वीट करने वालों को जवाब देते हुए ओवैसी ने कहा था कि ये मेरे लिए हमेशा मजेदार होता है कि जब भी उन्हें वंश गणना होता है तब भी संगियों को मेरे लिए एक ब्राह्मण पूर्वज ढूंढना पड़ता है। हम सभी को अपने कर्मों का जवाब देना होगा। हम सभी आदम और हवा के बच्चे हैं। जहाँ तक मेरी बात है, वो मुसलमानों के सम्मान, अधिकारों और नागरिकता के लिए लोकतांत्रिक संघर्ष आधुनिक भारत की आत्मा की लड़ाई है। ये हिंदू फोबिया नहीं है। हालांकि ओवैसी के पूर्वजों के ब्राह्मण होने का कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं मिलता है।
1996 को फरहीन नाम की लड़की से शादी करने वाले ओवैसी के 6 बच्चे हैं। इनमें एक बेटा और 5 बेटियां हैं। बेटे का नाम सुल्तानुद्दीन ओवैसी है, जिसकी उम्र करीब 13 साल है। जैसा कि हमने कुछ देर पहले बात की, असदुद्दीन ओवैसी के पिता का नाम सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी है। इनकी मां का नाम नजमुनिसा बेगम है। इनके 2 भाई हैं, जिनमें अकबरुद्दीन ओवैसी जो कि एक पॉलिटिशियन है। इसके अलावा इनके सबसे छोटे भाई बुरहानुद्दीन ओवैसी है, जो उर्दू न्यूज़पेपर एतमादाद के संपादक है। एक इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी से जब पूछा गया कि क्या उनके बाद पार्टी के अध्यक्ष उनके बेटे बनेंगे, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि मैं अभी इस मामले में कुछ नहीं बोल सकता, ये हमारी पार्टी तय करती है। वो कहते हैं कि हमारी पार्टी का स्ट्रक्चर किसी एक व्यक्ति या परिवार के पास यानी सेंट्रलाइज नहीं है। हमारी पार्टी कांग्रेस की तुलना में ज्यादा डेमोक्रेटिक है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि आने वाले समय में मुझसे ज्यादा काबिल लोग पार्टी की जिम्मेदारी संभालेंगे। असदुद्दीन ओवैसी कारों के बड़े शौकीन है। चुनावी हल्फनामे के अनुसार तो उनके पास कोई कार नहीं है जिस पर उनका मालिकाना हक हो, लेकिन अक्सर उन्हें महंगी गाड़ियों के साथ देखा जाता रहा है। तो चलिए एक नजर डालते हैं उनकी लग्जरी कार कलेक्शन के ऊपर। नंबर 1, फोर्ड एंडेवर। ओवैसी के पास सिल्वर कलर की एंडेवर कार है, जो अपने टाइम पर 39 लाख रुपए की आती थी। नंबर 2, मर्सिडीज बेंज जी वैगन। ये ज्यादातर सिंगर्स की पसंदीदा कार है, लेकिन फिलहाल इस कार की तरफ पॉलिटिशियन का भी रुझान बढ़ता जा रहा है, और उन्हीं पॉलिटिशियन में से एक है असदुद्दीन ओवैसी, जिनके पास ब्लैक कलर की जी वैगन कार है, जो इंडिया में फिलहाल 2.5 करोड़ रुपए की आती है। नंबर 3, वोल्वो XC60। असदुद्दीन ओवैसी के पास साल 2014 से वोल्वो XC60 है, जिसकी कीमत 70 लाख रुपए है। नंबर 4, लैंड रोवर डिफेंडर। इनके पास व्हाइट कलर की लैंड रोवर डिफेंडर भी है, जिसकी कीमत 1.4 करोड़ रुपए है। नंबर 5, लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट्स, जो करीबन इंडिया में 75 लाख रुपए की आती है। नंबर 6, टाटा सफारी। इनके पास टाटा सफारी का ओल्ड मॉडल है, जिसे 1998 में पहली बार लॉन्च किया गया था, जिसे पॉलिटिशियन की अब तक की सबसे पसंदीदा कार मानी जाती है। फिलहाल इस कार का ये मॉडल डिसकंटिन्यू हो चुका है, जिसकी इंडियन मार्केट में कीमत 14 लाख रुपए थी। ओवैसी को महंगी बाइक्स का भी काफी शौक है। उनके पास ट्रियम्फ की स्ट्रीट ट्विन बाइक है, जिसके साथ वो कई बार सड़कों पर घूमते दिखाई देते हैं। इसके अलावा इनके पास एक रॉयल एनफील्ड 350 और ट्रियम्फ टाइगर 800 भी है। असदुद्दीन ओवैसी का बंगला हैदराबाद के शास्त्रीपुरम कॉलोनी में है, जो पूरे शहर में काफी चर्चित है। वो यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। इनके घर का नाम नकीब मिल्लत कायद है। ओवैसी की संपत्ति में 10 साल में करीबन 15 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। फिलहाल उनके नाम कुल 24 करोड़ रुपए की संपत्ति है। ओवैसी की ओर से दाखिल किए गए हल्फनामे में बताया गया है कि संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा से मिलने वाली सैलरी ही उनकी इनकम का जरिया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? नेक्स्ट वीडियो आप किस सेलिब्रिटी पर देखना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।